तो ये इंडियन ज्योग्राफी है। इंडियन ज्योग्राफी का ये आपको पार्ट 9 होगा। पार्ट 9 के अंतर्गत यहाँ पे हम चैप्टर 5 प्राकृतिक वनस्पति एवं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, प्राकृतिक वनस्पति एवं राष्ट्रीय उद्यान नेचुरल वेजिटेशन एंड नेशनल पार्क से देखिए, प्राकृतिक वनस्पति और राष्ट्रीय उद्यान को कुल मिला के कहा जाए तो 5 भागों में बांटा गया। तो प्राकृतिक वनस्पति और राष्ट्रीय उद्यान को 5 भागों में बांटा गया, जिसमें पहला भाग आपको वनस्पतिक क्षेत्र है। पहला भाग वनस्पतिक क्षेत्र है। वनस्पतिक क्षेत्र पहला भाग है। दूसरा आपको वनों का वर्गीकरण है। तीसरा आपको वन संरक्षण है। चौथा राष्ट्रीय उद्यान है। पांचवा जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र है। पांचवा आपको जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र है। देखिए यहाँ पर जो कहा गया, पहला आपको यहाँ पर क्या वनस्पतिक क्षेत्र है। दूसरा आपको वनों का वर्गीकरण है। तीसरा आपको वन संरक्षण है। चौथा आपको राष्ट्रीय उद्यान है। पांचवा आपको जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र है। तो आप ये देखिए कि वनस्पतिक क्षेत्र जो है वो 8 मुख्य क्षेत्र है। और वनों का वर्गीकरण देखिए SG चैंपियन 36 के अनुसार आपको है। SG चैंपियन 36 के अनुसार वनों का वर्गीकरण किया गया है। और वन संरक्षण देखिए 1987 में ICF देखिए ICFR6 शुरुआत 1987 में आपको ICFR6 शुरुआत हुई। और इसमें क्या वन संरक्षण के अंतर्गत यहाँ पर क्या अनुसंधान संस्थान भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद के तहत काम करते हैं। देखिए अनुसंधान संस्थान भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद के तहत काम करते हैं। उसके बाद देखिए इसी में वन संरक्षण के अंतर्गत हो गया ये। अब देखिए कि राष्ट्रीय उद्यान में क्या है, देखिए एक या एक से अधिक पारिस्थितिक तंत्रों से संबंधित बड़ा क्षेत्र होता है। राष्ट्रीय उद्यान जो आपको होता है वो आपको एक या एक से अधिक पारिस्थितिक तंत्रों से संबंधित बड़ा क्षेत्र होता है। और दूसरा देखिए इसी के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत बाघ संरक्षित क्षेत्र भी है। सबसे बड़ा आपको बाघ संरक्षण नागार्जुन सागर श्री श्रीलेम आंध्र प्रदेश का नाम। सबसे बड़ा बाघ संरक्षण नागार्जुन सागर श्री श्रीलेम आंध्र प्रदेश का नाम है। अब के जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र जो देखिए 1986 में शुरू किया गया 18 स्थान है। ये जीव मंडल संरक्षित कुल 18 स्थान है। और आपको जीव मंडल में देखिए क्या स्तरीय और तटीय पारिस्थितिक तंत्र के क्षेत्र होते हैं। इसमें जीव मंडल संरक्षित के स्तरीय और तटीय पारिस्थितिक तंत्र के क्षेत्र होते हैं। फिर आपको आगे यहाँ पर जो देखिए कहा गया, आगे जो यहाँ पर आपको कहा उसको समझिए क्या परिचय इंट्रोडक्शन की बात आपको की गई है। परिचय इंट्रोडक्शन की बात आपको की गई है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए आप परिचय इंट्रोडक्शन की बात तो भारत की प्राकृतिक वनस्पति उपमहाद्वीप की भू आकृति एवं जलवायु स्थिति के साथ एक ही सामंजस्य को प्रतिबिंबित करती है। भारत की प्राकृतिक वनस्पति उपमहाद्वीप की भू आकृति एवं जलवायु स्थिति के साथ एक सही देखिए भारत की प्राकृतिक वनस्पति उपमहाद्वीप की भू आकृति एवं जलवायु स्थिति के साथ एक सही सामंजस्य को प्रतिनिधित्व करती है। वास्तव में यह संगतता इतनी सही है कि दो मानचित्र जो क्रमशः वार्षिक वर्षा एवं औसत समुद्री स्तर से ऊंचाई को दर्शाता हो को एक दूसरे से जोड़कर देखा जाए तो देश के प्रत्येक मुख्य प्रदेश के वनस्पति के प्रकार का अनुमान लगाया जा सकता है। वर्तमान वनस्पति का एक लंबा इतिहास है। पूरा वनस्पति पैलेकोबोटनिस्ट वैज्ञानिकों के अनुसार अधिकतर हिमालय तथा प्रायद्वीपीय प्रदेश देशज अथवा स्थानीय वनस्पति से आच्छादित है। वहीं गंगा के मैदानी प्रदेश तथा थार मरुस्थल में ऐसे पौधों की जातियां पाई जाती है जो सामान्यतः बाहर से आई है। यहाँ पौधों की जातियां विदेशियां है जिनका स्थान तभी हिमालय के पार से हुआ है, तिब्बत तथा चीन से। इस प्राकृतिक वनस्पति को बोरियल वर्ग में रखा गया। पौधे देखिए वे पौधे जो निकटवर्ती उष्ण कटिबंधीय प्रदेश आए हैं पूरा उष्ण कटिबंधीय पहले को ट्रॉपिकल कहते हैं। उत्तरी अफ्रीका से आने वाले पौधों में सूक्ष्म और अर्धसूक्ष्म प्रदेशों की वनस्पति को देखिए आप क्या उत्तरी अफ्रीका से आने वाले पौधों ने सूक्ष्म क्या आपको
शुष्क अर्धशुष्क प्रदेशों की वनस्पति को प्रभावित किया है। वो देखिए प्रभावित को जैसे जैसे थार मरुस्थल था, भारत के उत्तरी मैदान के था, भारत के उत्तरी मैदान के अनेक प्रदेश जिन पौधों का स्थानांतरण इंडो मलेशिया यानी इंडो मलेशिया से हुआ, उनका प्रभाव उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी प्रदेश की वनस्पति पर पड़ा है। अब आगे आप देखिए क्या कि अनियंत्रित, यहाँ देखिए क्या कि अनियंत्रित पौधों की इन जातियों का स्थानांतरण न केवल एक निरंतर प्रक्रिया है, बल्कि अन्य प्रदेशों के साथ यातायात साधनों में वृद्धि के कारण दोनों वायु तंत्र मार्ग द्वारा यह प्रक्रिया और अधिक स्पष्ट हो गई है। इनमें से कुछ वृक्षों की जातियाँ अनावश्यकता तेजी से फैलने वाले अप्रतन ये उष्णकटिबंधीय सूर्य ट्रॉपिकल सन की रोशनी तथा भरपूर आर्द्रता में पनपते तथा तेजी से बढ़ते हैं, क्योंकि नए वास में उन पर अंकुश लगाने का कोई प्राकृतिक उपाय नहीं है। समय के साथ उनका उन्मूलन अब मुश्किल होता जाता है, क्योंकि देखिए बढ़ते मुश्किल होता जा रहा है। देखिए वे अप्रतन भूमि का अतिक्रमण करता अन्य उपयोग के लिए भूमि प्रदेश को घटाते हैं। देखिए वे उन पौधों के विकास को रोकते हैं जो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। देखिए अप्रतन देखिए आपको एक में फिर देखिए, क्योंकि एक इसको देखिए क्या कि क्योंकि नए वास में उन पर अंकुश लगाने का कोई प्राकृतिक उपाय नहीं है। समय के साथ उनका उन्मूलन मुश्किल होता जा रहा है, और ये अप्रतन भूमि का अतिक्रमण करते तथा अन्य उपयोग के भूमि प्रदेश को घटाते हैं। फिर आपको आगे यहाँ पर आगे देखिए ये उन पौधों के विकास रोकते हैं जो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। ये अप्रतन जन स्वास्थ्य के खतरा है, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से ये कई बीमारियों को फैलाने में मदद करते हैं। इसके दो मुख्य उदाहरण हम दे सकते हैं। पहला देखिए लेंटान्स, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लेंटाना कैमरा वरायुलिटा मोल्ड, और वाटर हाइसिंथ, जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में इचोरिया कैसिपिस सॉल्स। इन दोनों को भारत में उद्यान के सजावटी पौधे के रूप में लगाया गया था। लेंटान अब जंगलों तक गोचर भूमि में फैल गया था। वाटर हाइसिंथ की ये नदियों झीलों तक तालाबों को रुद्ध कर दिया। वाटर हाई असिंथ को बंगाल का आतंक और बंगाल बिका जाता है, क्योंकि इस प्रदेश में इसका विकास तीव्र गति से हुआ था। ये देश की सभी जल स्रोत तालाबों तथा नहरों में फैल गई है। ऊपर दिए गए निवेदन से पता चलता है कि हमारे प्राकृतिक वनस्पति में बहुत कुछ प्राकृतिक नहीं है। बहुत कुछ प्राकृतिक केवल अगम हिमालय के भागों तथा थार मरुस्थल के भीतरी भाग को छोड़कर इसके काफी भाग मानव तथा भूमि अधिग्रहण के कारण या तो प्रतिस्थापित हो गए या फिर नष्ट हो गए। हमारी वनस्पति एक अच्छा खासा हिस्सा निम्न कोटि का है। दोनों गुण तथा मात्रा में निम्न रूप का है। देखिए दोनों गुण तथा मात्रा में निम्न रूप का है। फिर जिसे हम प्राय प्राकृतिक वनस्पति का नाम देते हैं, वह पौधों के एक ऐसा समुदाय है जिसके साथ एक लंबी अवधि तक छेड़छाड़ नहीं की गई है, तथा पृथक वनस्पति की जातियां को जहाँ तक संभव हो सके जलवायु परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करने का अवसर मिला हो। अब के भारत को वानस्पतिक प्रदेश देखिए, भारत के वानस्पतिक प्रदेश देखिए, फ्लोरिस्टिक रीजन्स ऑफ इंडिया की बात यहाँ देखिए। भारत वनस्पति भू जियो क्लाइमेटोलॉजी पर निर्भर है। यह एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक अलग अलग ऊंचाइयों पर भिन्न है। देखिए 1937 आपको CC कैलेंडर ने भारत में 8 वनस्पति प्रदेश में विभाजित किया था। भारत को 8 वनस्पति प्रदेश में विभाजित किया था। लेकिन जो निम्न प्रकार देखिए क्या पूर्वी हिमालय के प्रदेश को ईस्टर्न हिमालय रीजन बोलते हैं। फिर आपको उत्तर पश्चिमी हिमालय के प्रदेश है NW हिमालयन रीजन। तीसरा देखिए आपको असम प्रदेश देखिए, द असम रीजन देखिए। चौथा देखिए गंगा के मैदान प्रदेश, द गंगेटिक प्लेन देखिए। पांचवा को सिंधु के मैदान प्रदेश देखिए, द इंडस प्लेन देखिए। छठा आपको दक्कन प्रदेश देखिए, द दक्कन रीजन देखिए। और सातवां आपको मालाबार प्रदेश देखिए, जो मालाबार रीजन होता है। देखिए आठवां आपको अंडमान एंड निकोबार द्वीप, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड होता है। अब सबसे देखिए पूर्वी हिमालय के प्रदेश आप यहाँ पे देखिए।
पूर्वी हिमालय का जो प्रदेश है उसको यहाँ पे देखिए, इसमें ये कहा गया था कि इसका विस्तार पूर्वी हिमालय का के प्रदेश का विस्तार आपको सिक्किम, उत्तरी पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश के पर्वतीय प्रदेशों में है। यह एक पहाड़ी तथा पर्वतीय प्रदेश है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक रिकॉर्ड की जाती है। इस प्रदेश में पौधे के लगभग 4,000 इस प्रदेश में पौधे के लगभग 4,000 किस्म पाई जाती है, जो उष्णकटिबंधीय से लेकर शीतोष्ण तक अल्पाइन किस्म की होती है। इस वनस्पति प्रदेश के मुख्य वृक्ष साल ओक, चेस्टनट, मैग्नोलिया, फाइरस, बॉस, रैत देवदार, सिल्वर फर, चीड, पाइन, उसके बाद बर्च, रोडोडेंड्रोडोस तथा अल्पाइन घास है। तो फिर आपको आगे यहाँ पर इसमें देखिए कि आपको देखिए उत्तर पश्चिमी हिमालय प्रदेश, उत्तर पश्चिमी हिमालय के प्रदेश देखिए, उत्तर पश्चिमी हिमालय दूसरा जो आपका उत्तर पश्चिमी हिमालय प्रदेश उसको देखिए द नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन रीजन, देखिए द नॉर्थ वेस्टर्न NW बोलते हैं। देखिए नॉर्थ वेस्टर्न देखिए NW आपको हो गया नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन रीजन। यहाँ पे देखिए क्या उत्तर पश्चिमी हिमालय के वनस्पति प्रदेश का विस्तार आपको जम्मू कश्मीर, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आपका इस प्रदेश में तुलनात्मक रूप से कम वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। यहाँ तापमान भी कम होता है। ऊंचाई का प्रभाव पश्चिमी हिमालय के वनस्पति पर देखा जा सकता है। इस प्रदेश में भी उपोष्ण 1525 मीटर तक, शीतोष्ण 1525 मीटर से 3650 मीटर तक तथा अल्पाइन वनस्पति 3650 से 4575 मीटर तक पाई जाती है। उप पर्वतीय प्रदेश पर्वतीय प्रदेश मुख्य वनस्पति साल, समुद्र, सवाना किस्म की वनस्पति शीतोष्ण वनस्पति में चीड़, पाइन, बांज, ओक, देवदार, ऑल्डर, बर्च तथा कोनिनर, शंकु वृक्ष अधिक ऊंचाई पर वृक्षों को अल्पाइन घास चरागाह प्रतिस्थापित करती है तथा वृक्ष जैसे जूनिपर, रजत, देवदार, सिल्वर फर, बर्च तथा लार्च देखे जा सकते हैं। अब आगे यहाँ पर देखिए आपको जो ये मैप है जहाँ पर आपको भारत का जो आपको इंडिया फॉरेस्ट्री रीजन का मैप आपको दिया गया है। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए जो आपको है ये आपको यहाँ पर क्या असम प्रदेश देखिए, तीसरा आपका असम प्रदेश, असम रीजन यहाँ पर देखिए असम प्रदेश से संपूर्ण उत्तर पूर्वी प्रदेश, असम प्रदेश संपूर्ण उत्तर पूर्वी प्रदेश आता है, जिसमें असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा शामिल है। देखिए यह प्रदेश विभिन्न किस्म के बांस तथा तार के मामले में धनी है तथा इस प्रदेश में अधिक ऊंचाई पर नीलगिरी किस्म की घास के मैदान पाए जाते हैं। अधिक चौथा गंगा के मैदान प्रदेश देखिए, गंगा के जो मैदान प्रदेश है उसको यहाँ पे देखिए। भारत के आपके गंगा के मैदान प्रदेश की वनस्पति मानव क्रिया तथा खेती का बहुत हद तक परिवर्तित हो गई है। वनस्पति के प्रकार अरावली की अर्ध सूक्ष्म झाड़ियों में से लेकर सुंदरवन डेल्टा सदाबहार मैंग्रोव तक देखे जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल तथा बिहार के तराई प्रदेश में साल, सखुआ एवं अर्जुन आदि कार्य वनस्पति को निरूपित करने वाली जातियाँ हैं। उत्तर प्रदेश की देखिए आपके उत्तर प्रदेश की वनस्पति मुख्यतः शुष्क पतझड़ जो बिहार तथा पश्चिम बंगाल में आर्द्र पतझड़ में परिवर्तित हो जाती है। देखिए शीशम, नीम, महुआ, देखिए शीशम, नीम, महुआ, जामुन, बबूल, बेर, बरगद, पीपल इत्यादि इस प्रकार की वनस्पति कुछ उदाहरण है। इसके अतिरिक्त गंगा के मैदान प्रदेश में अनेक प्रकार की घासें पाई जाती है। सिंधु के मैदान प्रदेश देखिए द इंडस वैली की बात यहाँ करते हैं 5 नंबर में। देखिए इस वनस्पति प्रदेश का विस्तार पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, अरावली के पश्चिम कुछ देखिए अरावली के पश्चिम कक्ष तथा गुजरात के उत्तर पश्चिमी भाग में है। इस प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। इसके फलस्वरूप इस प्रदेश की वनस्पति शुष्क एवं अत्यंत सूखी परिस्थिति को सहने में सक्षम होती है। देखिए आपको बबूल कैक्टस, केजरा, परस्तार इत्यादि इस प्रदेश के मुख्य वृक्ष हैं। बारिश के मौसम में कई प्रकार की घासें विकसित होती है जो शुष्क मौसम में सूख जाती है। देखिए यहाँ पर क्या दक्कन प्रदेश की बात करते हैं, दक्कन रीजन की बात करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का अधिकांश भाग दक्कन प्रदेश है। इस प्रदेश में सागौन, टीक, तेंदू, सखुआ, साल, तार तथा कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। अब सातवां देखिए
सातवां देखिए आपको सातवां देखिए मालाबार प्रदेश की बात, मालाबार रीजन की बात करते हैं, मालाबार रीजन की बात करते हैं। इस प्रदेश का विस्तार, देखिए इस प्रदेश का विस्तार आपको पश्चिमी तट में देखिए, हाँ देखिए यहाँ पर क्या, इस प्रदेश का विस्तार पश्चिमी तट में खंभात की खाड़ी से लेकर कैमोरिन अंतरीप कन्याकुमारी तक है। यहाँ वनस्पति का प्रकार आर्द्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार से लेकर चौड़े पत्तों वाले मिश्रित तथा मानसून पतझड़ प्रकार का है। अत्यधिक ऊंचाई पर देखिए यहाँ पर अत्यधिक ऊंचाई पर नीलगिरी, अत्यधिक ऊंचाई पर आपको नीलगिरी पर्वत, अत्यधिक ऊंचाई पर नीलगिरी पर्वत पर शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। इस प्रदेश में अनेक ऐसे पौधे की जातियाँ हैं जो मलाया मुल्की है, देखिए अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह प्रदेश, देखिए अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की बात करते हैं। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में भारी लकड़ियों वाले भूमध्य रेखीय, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में भारी लकड़ियों वाले भूमध्य रेखीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। देखिए भारत में वनों का स्थानिक विवरण देखिए, स्पेशल देखिए भारत वनों का स्थानिक वितरण देखिए, स्पेटियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। देखिए भारत कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें लगभग आपको 7,94,200 वर्ग किलोमीटर अर्थात 24.16% वनों के अंतर्गत आते हैं। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट रिपोर्ट 2015 के अनुसार राष्ट्रीय वन नीति 2015, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट रिपोर्ट 2015 राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 33% भाग वनों के अंतर्गत आना चाहिए। वन के अंतर्गत प्रदेश चित्र 5.2 में दिखाया गया, चित्र 5.2 के अध्ययन से पता चलता है कि के अध्ययन से पता चलता है कि हिमालय के पर्वत भामर तथा तराई, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, बुंदेलखंड, बदेरखंड, छोटा नागपुर का पठार, नीलगिरी तथा प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियाँ भारतीय वन के मुख्य प्रदेश है। देखिए दुर्भाग्यवश भारत के कुल वन प्रदेश का लगभग 5 से 6% निम्नलिखित वन डिग्रेडेड फॉरेस्ट के अंतर्गत आते हैं। भारत का वन प्रदेश भारत का वन प्रदेश विश्व वन प्रदेश का औसत 34.5% से बहुत कम है। यह स्वीडन 58%, ब्राजील 57%, संयुक्त राज्य अमेरिका 42%, जर्मनी 41%, कनाडा 36% से भी कम है। इसी प्रकार भारत में प्रति व्यक्ति वन संपदा पर कैपिटा फॉरेस्ट एरिया मात्र 0.08 हेक्टेयर है, जो विश्व औसत 1.1 जो विश्व हेक्टेयर। यहाँ देखिए देखिए यहाँ पर क्या कि देखिए यहाँ पर क्या जो विश्व औसत 1.10 हेक्टेयर से कम है। कनाडा में प्रति व्यक्ति वन प्रदेश 23 हेक्टेयर था, ब्राजील में यह 8.6 हेक्टेयर, ऑस्ट्रिया में 5 हेक्टेयर, स्वीडन में देखिए यहाँ पर क्या स्वीडन में 4 हेक्टेयर था, संयुक्त राज्य अमेरिका में यह 3.5 हेक्टेयर है। 3.5 हेक्टेयर है। देखिए यहाँ पर क्या भारत के विभिन्न प्रकार के वन समूह के अंतर्गत क्षेत्र देखिए, भारत के विभिन्न प्रकार वन समूह के अंतर्गत जो क्षेत्र यहाँ दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इसमें देखिए एक कौन आपको समूह है, फिर आपको समूह का प्रकार है, फिर आपको क्षेत्रफल है, फिर आपको क्षेत्र योग का प्रतिशत। देखिए उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन जो समूह वन में आपको मतलब हम ग्रुप वन बोलेंगे, ग्रुप वन आपको उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन आता है, जो कि 20,54 किलोमीटर लंबा है और ये 2.61% में है। फिर उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन जो है, ये भी समुद्रों में आते हैं। और उष्ण कटिबंधीय देखिए आप एक कोई मिस्टेक नहीं लगे, पहला में भी आपको समूह वन में भी आपको उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन आते हैं, जो कि 254 किलोमीटर है और क्षेत्रफल 2.61 किलोमीटर है। अब फिर आपको यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार समूह दूसरा जो आपको है वो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए था, ये उष्ण या शीतोष्ण कुछ होना चाहिए। यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार होना चाहिए, जो कि आपको 71,171 वर्ग किलोमीटर है, जो कि आपको 9.27% है। फिर आपको देखिए समूह 3 में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो आपको है वो 1,35,492 वर्ग किलोमीटर है, जो कि आपको 17.5% है। तटवर्ती दलदल वन जो आपको 5,596 वर्ग किलोमीटर में है, वो जो 73% है, 0.73% है। अब यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है समूह 5 में, ये आपको कितना 3,13,670 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 40.86% है। और क्या उष्ण कटिबंधीय कटीली वन जो है वह कितना उष्ण कटिबंधीय कटीली वन जो 20,870 वर्ग किलोमीटर में है, जो कि आपको क्षेत्र योग का परिधि 2.72 है। अब यहाँ पर समूह का प्रकार देखिए, समूह का जो प्रकार उसको देखने का प्रयास कीजिए।
समूह 7 में देखिए क्या है कि समूह के 7 में आपको उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन है जो कि आपको 937 वर्ग किलोमीटर है, इसका योग आपको 0.12% है। फिर समूह 8 में क्या है, उष्णकटिबंधीय चौड़ी या पहाड़ी वन जो आपको है 32,700 वर्ग किलोमीटर जो कि 4.26% है। और समूह 9 में क्या, उष्णकटिबंधीय चीर वन जो आपको वो 18,102 वर्ग किलोमीटर जो कि 2.36% है। और समूह 10 में आपको क्या, समूह 10 में आपको क्या, उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन है जो कि 180 वर्ग किलोमीटर में, और ये आपको 0.02% है। और समूह 11 में क्या, पर्णपात देखिए पर्वतीय आर्द्र समशीतोष्ण वन, पर्वतीय आर्द्र समशीतोष्ण वन जो है, पर्वतीय आर्द्र समशीतोष्ण वन जो आपको है समूह 11 में, आपको कितना 20,435 वर्ग किलोमीटर है जो कि आपको 2.66% है। अब समूह 12 में क्या है, समूह 12 में हिमालय देखिए, हिमालय आर्द्र शीतोष्ण वन, समूह 12 आपको हिमालय आर्द्र शीतोष्ण वन आपको है, इसका जो क्षेत्रफल आपको 25,743 वर्ग किलोमीटर में है। और ये जो आपको है कितना 3.35% आपको है। उसके देखिए समूह 13 में क्या, समूह 13 आपको क्या, हिमालय शुष्क शीतोष्ण वन, ये समूह 13 आपको हिमालय शुष्क शीतोष्ण वन जो आपको है वो आपको कितना 5,627 वर्ग किलोमीटर है जो कि आपको 0.73% है। अब देखिए हाँ, समूह 14 में आपको अल्पाइन झाड़ी है, समूह 14 में आपको अल्पाइन झाड़ी है जो कि क्षेत्रफल आपको 14,995 वर्ग किलोमीटर है, और ये 1.96% है। आपके यहाँ देखिए समूह 15 में देखिए आर्द्र अल्पाइन वन है। अब समूह 15 में आपको आर्द्र अल्पाइन वन है जो कि आपको कितना, आर्द्र अल्पाइन वन जो है वो 959 वर्ग किलोमीटर है जो कि 0.13% है। अब समूह 16 में क्या, शुष्क अल्पाइन वन देखिए, शुष्क अल्पाइन वन जो आपको समूह 16 में है वह 2,922 वर्ग किलोमीटर है, और 0.38% है। आज की वृक्ष यहाँ जो कहा वृक्षारोपण देखिए, वृक्षारोपण TOF देखिए मतलब वृक्षारोपण TOF जो आपको है वो 64,839 वर्ग किलोमीटर जो कि 8.45% है। तो आपको वनावरण कुल हम कहेंगे वनावरण पर झाड़ी मिला कितना आपको 75,425 वर्ग किलोमीटर है जो कि 18.26% है। और समूह 18 जो आपका देखिए, समूह 18 में क्या, विभिन्न प्रकार के वन प्रकार समूह में घास भूमि बिना वनावरण के, तो ये आपको कितना, ये आपको 13,329 वर्ग किलोमीटर जो कि 1.74%, सब मिला के योग कीजिएगा तो कितना होगा, 76,400 नहीं बल्कि 7,64,581, 7,64,581 होता है, और प्रतिशत 100% हुआ। आपके तालिका 5.1 में यहाँ तालिका अभी 5.1 पढ़ रहे थे, तालिका 5.1 में यह देखा जा सकता है कि प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत सबसे अधिक वन प्रदेश आते हैं जो भारत के कुल वन प्रदेश का 57%। हिमालय देश का देखिए, हिमालय प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा वन प्रदेश है जो देश के कुल वन प्रदेश का 18% हिस्सा है। पूरी तरह पश्चिमी घाट प्रत्येक में देश के कुल वन प्रदेश का 10% हिस्सा है। वहीं गंगा के मैदान प्रदेश में देश के कुल वन प्रदेश का केवल 5% भाग है। देखिए यहाँ पर भारत राजवाड़, देखिए यहाँ पर क्या, देखिए भारत राजवाड़ वनों का विवरण देखिए, भारत राजवाड़ वनों का विवरण 2019, भारत राजवाड़ वनों का विवरण 2019 की बात यहाँ पर की गई है। तो यहाँ देखिए कि भारत का राजवाड़ा वनों का वितरण आपको 2019, देखिए यहाँ पे सभी वनों का वितरण हमें सिर्फ जिसमें है, आपके बिहार में कितना है, देखिए बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल जो आपको है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। तो इसमें जो आपको वन से ढका है ये आपको 28,327 वर्ग किलोमीटर ढका हुआ है, और वनों से ढका प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र आपको इसका बिहार का कितना है, तो बिहार का प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र आपको 7.76% है। तो देखिए बिहार का कुल क्षेत्र 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जबकि इसका जो आपको वन से ढका हुआ क्षेत्र वो वहाँ 7,306 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आपको ढका हुआ है बिहार का। उसका देखिए यहाँ पर क्या, बिहार का प्रतिशत कितना प्रतिशत आपको हुआ है, तो 7.76% हुआ। तो देखिए आप बाकी जो राज्य का उसको हम इतना महत्वपूर्ण डाटा नहीं है, आप आगे चलेगा जो होगा देख लिया जाएगा बाद में। अब कैसे सारे प्रदेश में इतना महत्वपूर्ण आगे चलिए, इसमें जो आपको कहा उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ISFR 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वन क्षेत्र आपको 7,12,249 वर्ग किलोमीटर जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.67% है। वन और वृक्ष का समृद्ध क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र का 80.73 मिलियन हेक्टेयर या 24.56% है। अब देखिए मध्य प्रदेश में देश का सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र 77,482 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में आप देखिए, मध्य प्रदेश में देश का सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र 77,000, देखिए यहाँ पर क्या 77,482 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, 6 लाख देखिए
कितना 6,66,688 वर्ग है। अरुणाचल प्रदेश को 66,688 वर्ग किलोमीटर, छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ आपको कितना 55,611 वर्ग किलोमीटर। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत वनावरण के संदर्भ में 3 सबसे बड़े राज्य मिजोरम 85.41%, अरुणाचल प्रदेश 79.63% और मेघालय 76.33% है। सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र आपको हरियाणा 3.62%, पंजाब 3.67% और राजस्थान 4.86% है। लेकिन सर्वाधिक 5 राज्यों में वन क्षेत्र में वृद्धि देखने को मिलती है। वे राज्य आपको कर्नाटक 7 वर्ग किलोमीटर, आंध्र प्रदेश 990 वर्ग किलोमीटर और केरल 823 वर्ग किलोमीटर, ओडिशा 340 वर्ग किलोमीटर और तेलंगाना 437 वर्ग किलोमीटर है। देखिए 15 राज्यों और 33% से अधिक वनावरण है। भारत में लगभग आपको 71,000 आपको कितना 7,12,249 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वन है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.67% है। यहाँ देखिए क्या कि ISFR की बात हम यहाँ पर करते हैं, तो देखिए यहाँ पर कि ISFR 2019 की रिपोर्ट में देखिए ISFR 2019 की रिपोर्ट में मैकगेव आवरण रिपोर्ट अलग से दी गई है, जिसके अनुसार देश में कुल मैकगोव आवरण 4,975 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। यह 2017 की तुलना में 14 वर्ग किलोमीटर अधिक है। गुजरात में 37 वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र 16 वर्ग किलोमीटर और ओडिशा 8 वर्ग किलोमीटर आपको है। अब वनों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट की बात की गई। भारत में वनों को अनेक प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, जिसमें भारत के प्रशासन आधार पर वनों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। भारत का आरक्षित वन है, फिर आपको सुरक्षित वन है, फिर आपको अवर्गीकृत वन है। तो प्रशासन आधार पर आरक्षित वन होता है, सुरक्षित वन होता है और अवर्गीकृत वन होता है। आरक्षित वन को बोलते हैं अंग्रेजी में रिजर्व फॉरेस्ट बोलते हैं, संरक्षित वन को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बोलते हैं और तीसरा आपको अवर्गीकृत फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट बोलते हैं। देखिए यहाँ पर खास बात देखिए भारत में वनों को अनेक प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। ये देखिए यहाँ पर प्रशासन के आधार पर वनों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। पहला देखिए आरक्षित वन, देखिए रिजर्व, देखिए पहला देखिए आपको यहाँ पर आरक्षित वन है, रिजर्व फॉरेस्ट है। देखिए ये वन सरकार के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में आते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कि आरक्षित वन देखिए रिजर्व फॉरेस्ट की बात यहाँ पर करते हैं। ये वन सरकार के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में रहते हैं तथा यहाँ लोगों का प्रवेश लकड़ियों के एकत्रीकरण के लिए तथा मवेशियों को चलाने के वर्जित है। देश के कुल वन क्षेत्र का 53% इस वर्ग में आता है। अब देखिए सुरक्षित वन जिसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट बोलते हैं, ये वन सरकार की देखरेख में आते हैं, परंतु स्थानीय लोगों को ईंधन के लिए लकड़ी एकत्र करने तथा मवेशियों को इस प्रदेश में चलाने की अनुमति दी गई, बशर्ते कि वन को किसी तरह गंभीर नुकसान ना हो। देश का कुल वन प्रदेश 29% इस वर्ग के अंतर्गत आता है। देखिए यहाँ पर क्या देश का कुल वन प्रदेश 29% इस वर्ग के अंतर्गत आता है। फिर देखिए तीसरा अवर्गीकृत वन, देखिए अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। देखिए यहाँ पर अवर्गीकृत वन वृक्षों को काटने तथा मवेशियों को चलाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। देश के वन प्रदेश का लगभग 18% इस वर्ग के अंतर्गत आता है। अब भी यहाँ देखिए भारतीय संविधान में वनों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। तो भारतीय संविधान में वनों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। अब देखिए राजवन, देखिए स्टेट फॉरेस्ट की मतलब देखिए ये वन सरकार राज्य या केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में होते था। इसमें देश के सभी महत्वपूर्ण वन प्रदेश आते हैं। देश का लगभग 54% वन प्रदेश इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। दूसरा देखिए वाणिज्यिक वन, देखिए कॉमर्शियल फॉरेस्ट की बात करते हैं। इन वनों का स्वामित्व प्रशासन स्थानीय निकायों, नगर निगम बोर्ड, देखिए नगर बोर्ड, शहरी प्रदेश, जिला बोर्ड तथा ग्रामीण पंचायत का अधीन होता है। देश का लगभग 5% वन प्रदेश इस वर्ग के तहत आता है। अब देखिए निजी वन की बात करते हैं, प्राइवेट फॉरेस्ट की बात करते हैं। इन वनों का स्वामित्व निजी हाथों में होता है, यह देश के कुल वन प्रदेश का 1% से अधिक हिस्सा है। अब देखिए यहाँ पर क्या व्यापारिक आधार पर भारतीय वन को निम्न 2 वर्गों में बांटा गया। व्यापारिक आधार पर भारतीय वन को निम्न 2 वर्गों में बांटा गया। देखिए विपणय की बात यहाँ पर की गई थी, विपणय की बात करी गई थी, मर्चेंटेबल की बात यहाँ पर की गई है। विपणय मर्चेंटेबल ये वन अभिगम एक्सेसिबल वन होते हैं, जो देश का लगभग 82% वन प्रदेश इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अविपणय नॉन मर्केंटेबल ये वन आपको अभिगम वन नॉन एक्सेसिबल फॉरेस्ट नहीं होते तथा ऊंचे व पर्वतीय प्रदेशों में स्थित होते हैं। ये स्थलाकृति देखिए ये स्थलाकृति सुगम नहीं होते हैं। देश के लगभग 18% वन मुख्यतः कोणधारी इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। देखिए गठन संरचना
देखिए गठन संरचना के आधार पर संरचना के आधार, देखिए यहाँ पे क्या गठन संरचना के आधार पर संरचना के आधार पर तथा पत्तों के किस्मों के आधार पर भारतीय वनों को 2 वर्गों में बांटा गया है। देखिए कोनधारी वन की बात करते हैं, कोनीफर फॉरेस्ट की बात करते हैं। कोनीफर फॉरेस्ट के ये शीतोष्ण वन है जो देश के लगभग 6.5% वन प्रदेश में पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कोनधारी वन की बात की, कोनीफर फॉरेस्ट की बात करती है, ये शीतोष्ण वन है, ये शीतोष्ण वन है जो देश के लगभग 6.5% वन प्रदेश में पाए जाते हैं। दूसरा देखिए आपके चौड़े पत्तों वाले वन, देखिए चौड़े पत्ते वाला वन देखिए ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट, देखिए यहाँ पर क्या ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट यहाँ देखिए चौड़े पत्तों वाला वन देखिए ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट यहाँ देखिए क्या ये वन उष्णकटिबंधीय है, ये वन उष्णकटिबंधीय तथा शीतोष्ण मानसून वन होते हैं। देश का लगभग 94% वन प्रदेश इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ये वन आपको मैदानी प्रदेशों पठार तथा पर्वतीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। उपयोगिता एक्सप्लॉयटेबिलिटी देखिए आप, उपयोगिता एक्सप्लॉयटेबिलिटी देखिए, उपयोगिता एक्सप्लॉयटेबिलिटी के आधार पर उपयोगिता के आधार पर भारतीय वनों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया। उपयोगी वन देखिए एक्सप्लॉयटेबल फॉरेस्ट की बात करते हैं, उपयोगी वन जिसको बोलते हैं एक्सप्लॉयटेबल फॉरेस्ट बोलते हैं। इस वर्ग में देश का कुल 98% वन प्रदेश आता है। अब क्या पर संभाव्य देखिए, संभाव्य उपयोगी वन देखिए पोटेंशियली एक्सप्लॉयटेबल देखिए, ये वन आपको आरक्षित वन है जिसका उपयोग भविष्य में किया जाएगा। इस वर्ग में देश का कुल 22% वन प्रदेश आता है। अब अन्य वन देखिए आप, इस वर्ग में देश का कुल 20% वन प्रदेश आता है। इन वनों के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अब क्या छत्तीस घनत्व देखिए, यहाँ पे जो कहा गया छत्तीस घनत्व पर आधारित देखिए आप, छत्तीस घनत्व के अंतर्गत छत्तीस घनत्व के संदर्भ में वनावरण को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। देखिए यहाँ पे क्या यहाँ देखिए क्या कि निम्नलिखित श्रेणी में आपको वर्गीकृत किया गया है। तो आपको देखिए यहाँ पर छत्तीस घनत्व वर्ग के संदर्भ वनावरण देखिए यहाँ पर क्या आपको कहा गया। इसमें देखिए क्या कि सबसे पहले बहुत घने वन जो है 70% और अधिक वृक्षों के छत्तीस घनत्व के साथ सभी भूमि, और मध्यम घने वन 70%, बाकी की तुलना में 40% और अधिक लेकिन कम से कम वृक्ष छत्तीस घनत्व के साथ सभी भूमि। देखिए खुले वन 40% तुलना में, खुले वन 40% की तुलना में देखिए 10% और अधिक लेकिन कम छत्तीस घनत्व के वृक्षों के साथ सभी भूमि। देखिए यहाँ पर क्या खुले वन के 40% तुलना में, खुले वन 40% की तुलना में 10% और अधिक लेकिन कम छत्तीस घनत्व के वृक्षों के साथ सभी भूमि आपको है। झाड़ी की बात यहाँ पर कर सकते हैं। झाड़ी की यहाँ देखिए 10% के कम छत्तीस घनत्व के साथ आपको अवनाल जंगली भूमि में तो झाड़ी होता है। गैर वन की बात यहाँ करते हैं। उपरोक्त में से किसी वर्ग में शासित भूमि को पानी सहित आपको होता है गैर वन आपको बोलते हैं। अब देखिए औसत वार्षिक वर्षा के आधार पर, औसत वार्षिक वर्षा के आधार पर देखिए, औसत वार्षिक वर्षा के आधार पर भारतीय वनों को LD स्टैम्प द्वारा निम्नलिखित 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। अब निम्नलिखित 4 वर्गों में आपको विभाजित किया गया है, जो कि आपको तालिका ये जो आपकी तालिका 5.3 जो था वो आपको LD औसत वार्षिक के आधार पर भारतीय वनों को LD स्टैम्प द्वारा निम्नलिखित 4 वर्गों में विभाजित किया गया। तो वो आपको था तालिका 5.3 में था। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या तालिका 5 में था, भारत की प्राकृतिक वनस्पति तालिका 5 में 4 में देखिए यहाँ पर क्या कि भारत में वर्षा वितरण के आधार पर वनों का वर्गीकरण देखिए क्या, पहले आपको वर्षा वितरण के आधार पर वनों का वर्गीकरण के पहले आपको सदाबहार बनाता है, जो कि 200 से अधिक औसत वार्षिक वर्षा सेंटीमीटर होती है, और ये आर्द्र क्षेत्र में होता है। मानसून वन जो होता है मानसून वन में जो वर्षा होती है वो 100 से 200 सेंटीमीटर होती है, जो कि आपको जो क्षेत्र होता है आर्द्र होता है। और सूखे जंगल का जो आपको सेंटीमीटर, सूखे जंगल में जो वर्षा होती है वो 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और ये शुष्क होती है। देखिए रेगिस्तान, देखिए यहाँ पर क्या रेगिस्तान जंगल, हम देखिए रेगिस्तान जंगल की बात यहाँ की गई है। रेगिस्तान जंगल का जो औसत वार्षिक वर्षा होती है वो 50 से नीचे होती है, वो क्या होती है 50 से नीचे। देखिए क्षेत्र की बहुत शुष्क रेगिस्तान होता है। भारत के कुल वन आवरण को MOEFCC द्वारा वर्गीकृत किया गया है। देखिए आप क्या भारत वनावरण जो 2019 में, भारत में जो वनावरण है देखिए 2019 में वर्ग क्षेत्र और भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत देखिए यहाँ पर। बहुत घने वन देखिए, बहुत घने वन जगह क्षेत्र जो आपको 99,278 है, भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत 3.02 आपको है। मध्यम घने वन देखिए, मध्यम घने वन का जो
मध्यम घने वन जो आपके आप देख रहे हैं, उसका आपको यहाँ मध्यम घने वन का जो आपकी इसका ये जरूरत है, भारत वन आवरण 19 देखिए यहाँ पर ये उतना जरूरत नहीं, अब जब होगा जो देख लिया जाएगा। अब देखिए भारत के वन आवरण का प्रतिशत क्षेत्र, ये जो आपको भारत वन आवरण जो 19 के अनुसार है, इसको हम बाद में देखेंगे, जो लिया जाएगा नहीं छोड़ दिया जाएगा। अब के भारत वन आवरण का प्रतिशत क्षेत्र देखिए, भारत के वन आवरण का प्रतिशत क्षेत्र, भारत के वन आवरण का प्रतिशत क्षेत्र जो 19 देखिए, इसमें आप जो देख सकते हैं कि बहुत घने वन जो आपको बाबू है, बहुत घने वन जो आपको है वो कितना है, बहुत घने वन जो आपको है वो आपको 7% है, बहुत घनी वाला 7% हो गया। उसके बाद आपके इसके बाद ये कर सकते हैं कि ये डाटा आपके यहाँ पर दिया गया है 2019 को सारे डाटा, इसको छोड़ दीजिए बाद में देखिएगा। अब आगे देखिए भारतीय, अब देखिए भारतीय जंगलों को देखिए HG चैंपियन 1936 द्वारा 11 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया। इस वर्गीकरण के अनुसार मुख्य श्रेणी निम्नलिखित है। तो देखिए भारतीय जंगलों को HG चैंपियन के अनुसार 11 श्रेणी में बांटा गया। पहला श्रेणी आपको देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं। तीसरा आपको उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं द ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, द ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। देखिए डेसिडुअस मतलब आपको पर्णपाती होता है। अब चौथा यहाँ तीसरा फिर आपके यहाँ क्या है कि तीसरा आपके यहाँ पर उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन जो आपको जिसको अंग्रेजी में ट्रॉपिकल थोर्नी फॉरेस्ट बोलते हैं। और चौथा आपको अंदर उपोष्ण पर्वतीय वन, द सब ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट। देखिए उपोष्ण पर्वतीय वन देखिए यहाँ पर क्या उपोष्ण पर्वतीय वन देखिए यहाँ पर द सब ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट की बात यहाँ पर करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कि उपोष्ण यहाँ की देखिए सूक्ष्म पतझड़ वाले वन देखिए, सूक्ष्म पतझड़ वाले वन देखिए, सूक्ष्म पतझड़ वाले वन देखिए यहाँ पर क्या द ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट होता है, द ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। देखिए यहाँ पर क्या द ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट देखिए, हिमालय के आर्द्र वन देखिए, हिमालय के आर्द्र वन, हिमालयन मॉइस्ट फॉरेस्ट देखिए, हिमालयन मॉइस्ट फॉरेस्ट यहाँ देखिए क्या हिमालय के शुष्क शीतोष्ण वन देखिए, हिमालय के शुष्क शीतोष्ण वन होता है, हिमालयन ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट होता है। देखिए आठवां कश्मीर देखिए पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन माउंटेन देखिए, पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट की बात करते हैं। नौवां आपको अल्पाइन तथा अल्प अल्पाइन वन देखिए, अल्पाइन एंड सब अल्पाइन फॉरेस्ट होता है। 10वां देखिए आपको मरुस्थल वनस्पति होता है, डेजर्ट वेजिटेशन होता है। 11वां को ज्वारिया होता है, कुछ ज्वारिया या कक्ष वनस्पति जिसको बोलते हैं टाइडल मैंग्रोव बोलते हैं। अब इसका विस्तार से हम पढ़िए। देखिए आप सबसे पहले जो हम पढ़ रहे थे आपको इसका भारतीय वर्गीकरण का सबसे पहला प्रकार जो आपके यहाँ पर वो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो जिसको बोलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। देखिए यहाँ पर क्या ये वन देखिए, ये वन उन प्रदेशों में यहाँ जो कहा तो देखिए ये वन उन प्रदेशों में पाया जाता है, ये वन उन प्रदेशों में ये वन उन प्रदेशों में आपको पाया जाता है, ये वन उन प्रदेशों में आपको पाए जाते हैं जहाँ 150 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर से अधिक औसत वर्षा होती है। यहाँ जहाँ औसत देखिए तथा जहाँ औसत तापमान 20 डिग्री 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। ये वन उत्तर पूर्वी भारत पश्चिमी घाट के कुछ भागों, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, उत्तरी असम, पूर्वी हिमालय के निचले ढालों पूर्वी हिमालय के निचले ढालों में निचले ढालों में ओडिशा, हिमालय के पादगिरी, फुट हिल्स भामर तथा तराई प्रदेशों में पाए जाते हैं। जिन प्रदेशों में देखो यहाँ पर क्या कि भामर तथा तराई प्रदेशों में पाए जाते हैं, भामर तथा तराई प्रदेशों में पाए जाते हैं। जिन प्रदेशों में देखिए क्या देखिए यहाँ पर जिन प्रदेशों में औसत वार्षिक वर्षा 2.5 सेंटीमीटर से अधिक होती है, वहाँ वन संघन होते हैं। इन वनों में लंबे वृक्ष इन वनों में आपको लंबे वृक्ष 45 से 60 मीटर, इन वनों में लंबे वृक्ष 45 से 60 मीटर, इन वनों में आपको लंबे वृक्ष 45 से 60 मीटर एफीफाइट्स परजीवी पैरासाइट्स लियानस तथा बेंत पाए जाते हैं। देखिए बेंत पाए जाते हैं। ये वन आपको ऊपर से देखने पर कालीन कारपेट जिसे प्रतीत होते हैं। वृक्षों में आपको बहुत तरीय संरचनाएं देखी जा सकती है। इनके नितान अधिक स्पष्ट होते हैं। इन वृक्षों के पत्ते प्रतिवर्ष नियमित रूप से नहीं झड़ते, इसलिए ये सदाबहार वन कहते हैं। देखिए गहरी यहाँ से क्या कि गहरी छाया के चलते आपको तल में घासों कमी होती है। यहाँ देखिए यहाँ बेंत, ताड़, बाँस, पन्नाग, फर्न तथा लताएँ पाई जाती है, जिनके चलते यहाँ पारगमन अत्यंत मुश्किल होता है। इन वनों में पाए जाने वाली कुछ प्रमुख जातियाँ हैं सफ़ेद देवदार, तून, धूप, पेलनकीनम, मेसवा, कोलोफाइलम, होपिया, बेंत,
बेत, गुर्जन, चेपलास, अंगोल, मूली, तमास। देखिए अभिगम्यता, अब देखिए अभिगम्यता की कमी के कारण इन वनों का पूरी तरह उपयोग नहीं हो पाया है। उन प्रदेशों में जहाँ वर्षा 200 से 250 सेंटीमीटर के बीच होती है, औसत मासिक तापमान 20 डिग्री 27 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। वहाँ सदाबहार वनों की जगह अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये वन आपको पश्चिमी घाट, ऊपरी असम, हिमालय के ढलान और दिशा में पाए गए। इन वनों में पाई जाने वाली प्रमुख जातियाँ आपको आइनी, सेमूर, ग्यूटो, देखिए सेमूर, ग्यूटो, मंडेन, होपिया, कदम, इरूर, शीशम, रोजवुड, चंपा, कांजू, हिलो, कांजू, होलो तथा मेसुआ। देखिए उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, देखिए द ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट की बात करते हैं। ये प्रारूपी टाइपिकल मानसून वन है, जहाँ सागौन, टेक्टोना फॉरेस्ट तथा साल, सखुआ, सोरिया, रोबुस्टा प्रमुख जातियाँ हैं। देखिए ये वन प्रदेश, देखिए क्या ये वन प्रदेश उन ये वन प्रदेश ये वन देश, देखिए यहाँ पर क्या देखिए ये वन देश के उन सभी भागों की प्राकृतिक वनस्पति जहाँ औसत वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच आपको होती है। उष्णकटिबंधीय, यहाँ देखिए क्या उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन सह्याद्री प्रायद्वीप उत्तर पूर्वी भाग में तथा हिमालय के पादगीरी फुट हिल्स में पाए जाते हैं। यहाँ देखिए पाए जाते हैं। इन वनों को सामान्यतः वृंद जातियाँ, देखिए ग्रीगेरियस स्पेसीज पाए जाते हैं। इन वनों में सामान्यतः वृंद जातियाँ ग्रीगेरियस स्पेसीज पाई जाती हैं। इन वनों के प्रारूपी, देखिए इन वनों के प्रारूपी भूदृश्य में ऊंचे सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं, जहाँ साल, सखुआ, बांस तथा झाड़ियाँ इसके नज़दीक के विकसित होकर झुरमुट देखिए थिकेट का निर्माण करते हैं। देखिए सागौन, साल, चंदन, चंदन, शीशम, देखिए शीशम, डेर, बर्जिया, सिसवा, धुर्रा, और खेर, एकेकिया अधिक रूप से महत्वपूर्ण है। यहाँ देखिए क्या कि देखिए यहाँ पर जो उष्णकटिबंधीय कटीले वन, उष्णकटिबंधीय क्या होती है, यहाँ देखिए क्या उष्णकटिबंधीय कटीले वन आपको है ट्रॉपिकल थ्रोनी फॉरेस्ट। यहाँ देखिए ट्रॉपिकल थ्रोनी फॉरेस्ट आपको है। और यहाँ देखिए क्या कि उष्णकटिबंधीय कटीले वन आपको देखिए यहाँ पर उष्णकटिबंधीय कटीले वन, देखिए ट्रॉपिकल थ्रोनी फॉरेस्ट की बात करते हैं। उष्णकटिबंधीय कटीले वन आर्द्र, और देखिए उष्णकटिबंधीय कटीले वन आर्द्र पतझड़ वनों का एक निम्नलिखित रूप है। वे उन प्रदेशों में पाए जाते हैं जहाँ औसत वार्षिक वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है, तथा औसत तापमान 16 डिग्री से 22.5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। ये वन प्रायद्वीपीय भारत, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कक्ष मध्य प्रदेश तथा हिमालय के पादगीरी फुट हिल्स में पाए जाते हैं। देखिए इन वनों में इन वनों के मुख्य वृक्ष है बबूल, जंगली तार। देखिए इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं बबूल, जंगली तार, यूफोरबियास, झाड़ और खेर, कोको, धामन, इरुंझा, कैक्टस, कैक्टिड, कांजुता, पलास। उपोष्ण पर्वतीय वन, उपोष्ण सब ट्रॉपिकल मॉनटेन फॉरेस्ट की बात करते हैं। ये वन उन प्रदेशों में पाए जाते हैं जहाँ औसत वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है, तथा औसत वार्षिक तापमान 15 डिग्री से लेकर 22 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। देखिए यहाँ पर क्या कि देखिए ये वन उत्तर पश्चिम हिमालय, लद्दाख तथा कश्मीर को छोड़कर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा उत्तर पूर्वी पर्वतीय राज्यों के ढालों पर पाए जाते हैं। चीर पाइन इस वन का सबसे प्रमुख वृक्ष है, परंतु चौड़े पत्तों वाले वृक्ष भी इस प्रदेश में पाए गए। देखिए वृक्षों की ओक, जामुता, रोडे, देखिए वृक्षों की ओक, जामुता, देखिए रोडोडेंड्रॉन इस वन में पाए जाने वाले अन्य जातियाँ हैं। अब यहाँ देखिए पांचवा, देखिए आप जो कहा गया उसके एक मैप आपको प्राकृतिक और संपदा 2016 का आपके यहाँ मैप है, आपको यहाँ देखिए क्या इमेज आपको दिया गया है। अब देखिए सूक्ष्म पतझड़ वन, देखिए ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, देखिए ये वन उन प्रदेशों में पाए जाते हैं जहाँ औसत वार्षिक वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच होती है। इन वनों की विशेषता को बंद असमान वितान कैनोपाइज है। घास, देखिए घास तथा लताओं के विकास के धरातल तक आपको पर्याप्त प्रकाश पहुँचता है। देखिए बबूल, एकेकिया,
अकेसिया, जामुन, मोदेस्ता पिस्तासिया यहाँ के मुख्य वृक्ष हैं। इन वनों में देखिए, इन वनों में घास तथा झाड़ियाँ बरसात के मौसम में देखी जा सकती है। हिमालय के आर्द्र वन की बात यहाँ पर करते हैं कि हिमालय के आर्द्र वन, यहाँ देखिए हिमालयन मॉइस्ट फॉरेस्ट की बात करते हैं। ये वन आपको जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा पश्चिम बंगाल के उत्तर पर्वतीय भागों में पाए जाते हैं। देखिए आर्द्र शीतोष्ण वन, देखिए आर्द्र शीतोष्ण वन उस प्रदेश में पाया जाता है। आर्द्र शीतोष्ण वन उस प्रदेश में पाए जाते हैं जहाँ ऊंचाई 1000 से 2000 मीटर के बीच होती है। ये कोनधारी कोनिकल किस्म गहरे हरे वृक्ष निरंतर पेटी के रूप में पाए जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाली प्रमुख किस्में आपको ओक, बांज, चेस्टनट, चीर, पाइन, साल, झाया तथा पौष्टिक घास है। अब साथ में देखिए क्या हिमालय के शुष्क शीतोष्ण वन देखिए हिमालय डेसिडुअस फॉरेस्ट है। आप ये वन जम्मू एवं कश्मीर, लाहौल, चंबा, किन्नौर, हिमाचल प्रदेश तथा सिक्किम में पाए जाते हैं। देखिए ये वन प्रमुख रूप से शंकुधारी कोनिकल आपको है। जहाँ झाड़ियाँ भी देखी जा सकती है। वृक्ष की प्रमुख किस्में हैं देवदार, बाज, ओक, चिलगोजा, एस, चिनार, मैपर, मैपर, जैतून, ओलिव, देखिए ओलिव, सहतूत, मलबेरी, विलो या भीसा, कैल्टिस तथा पेरोसिया। देखिए यहाँ पर क्या पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन, देखिए माउंटेन के पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन, देखिए माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट की बात करते हैं। ये वन पूरे हिमालय प्रदेश में, देखिए ये वन आपको पूरे हिमालय प्रदेश में जम्मू एवं कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 1500 से 3300 मीटर ऊंचाई के बीच पाए जाते हैं। इन प्रदेशों में तापमान प्राय 15 डिग्री से लेकर 12 डिग्री से लेकर 15 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। ओक, स्प्रूस, पीका, देवदार, कैरस, डेडोरा, मैग्नोलिया, ग्लैंडिफोरा, कैल्टिस, चेस्टनट, कैमेसाई, पेरिस, चिनार, मैपल, सिल्वर फर, एबिस अल्वा, कैल, यू इस प्रदेश में पाए जाते हैं। इन वनों में आपको झाड़ियाँ, लताएं, पर्नांग, फर्न्स पाए जाते हैं। इन वनों की लकड़ी टिकाऊ होती है। अब देखिए यहाँ पर क्या अल्पाइन तथा अल्पाइन वन देखिए यहाँ पर अल्पाइन एंड सब अल्पाइन सब फॉरेस्ट देखिए। अल्पाइन वन हिमालय के उन प्रदेशों में पाए जाते हैं जिनकी ऊंचाई 2500 से 3500 मीटर के बीच होती है। देखिए छोटे तथा कम ऊंचे शंकु वृक्ष एवं गर्मी के मौसम में हरी पोषक घास इस प्रदेश की विशेषता। इस वन में पाए जाने वाले वृक्ष हैं केल, स्प्रूस, यूं, देवदार, बर्च, भुर्ज, हनीशकर, देखिए ऑटोमेसिया, पेटिनसिला तथा छोटी झाड़ियाँ। अब देखिए मरुस्थल वनस्पति जिसको हम अंग्रेजी बोलते क्या बोलते हैं, डेजर्ट वेजिटेशन बोलते हैं। कि मरुस्थल वनस्पति अरावली के पश्चिम राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात तक सीमित है। इस प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। इस प्रदेश में दिन तथा वार्षिक तापमान आपको अधिक रहता है। बबूल, अकेसिया, नागफनी, कैक्टस, झाड़, खेजरा, कांजू तथा खजूर इस प्रदेश में पाए जाते हैं। क्या देखिए ज्वारीय कक्ष वनस्पति की बात करें, टाइगर मैंग्रोव की बात करते हैं। ये वन बंगाल की खाड़ी के तटीय प्रदेशों में पश्चिम बंगाल के ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु में था। दूसरी और कक्ष काठियावाड़ तथा खंबात की खाड़ी के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। इन वनों का केंद्रीकरण उन प्रदेशों में अधिक है जहाँ ज्वार भाटा अधिक प्रायिक है। मैंग्रोव जिसकी ऊंचाई 30 मीटर तक होती है। इस प्रदेश का सबसे प्रमुख वृक्ष है। इसका उपयोग आपको ईंधन के लिए इसका उपयोग आपको ईंधन के लिए क्या आता है। सुंदरवन के प्रसिद्ध डेल्टा प्रदेश में आपको सुंदरी हेरिटेरिया माइनर वृक्ष पाए जाते हैं जिसे ठोस एवं टिकाऊ इमारत लकड़ी प्राप्त की जाती है। यहाँ वृक्ष भूतल पर ऊंचे भूतल पर आपको केतकी, स्क्रियो पाइन्स के वृक्ष देखे जा सकते हैं। तार, पाम, क्रीक, सेकरी, खाड़ी तथा
एपीफाइट। एपीफाइट इस पूरे प्रदेश के प्रमुख रूप से देखे जा सकते हैं, इस पूरे प्रदेश में प्रमुख रूप से देखे जा सकते हैं। अब विभिन्न प्रकार के वनों का प्रतिशत आपको टाइगर 5% दिया गया है। टाइगर 5% यह देखा जा सकता है कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वाले वन देश के कुल वन प्रदेश का 37% तथा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन 28.8% हिस्सा है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कुल वन प्रदेश का 12.1% है। उपोष्ण वन 9.5 उपोष्ण वन का हिस्सा आपको 9.5% है। कुल वन प्रदेश का बाकी हिस्सा आपको पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन 7% है तथा आपको अल्पाइन एवं अल्पाइन वन 2.9%। देश में उष्णकटिबंधीय कटीले वन 2.6% है और क्या मैंग्रोव वन आपको 0.06% है। इसमें देखिए जो खास बात आपको यहाँ पर है क्या कि विभिन्न प्रकार के वनों के का प्रतिशत 2010 के अनुसार आपको ध्यान दिया गया है। ये डाटा आप देखिए क्या ये डाटा आपको ये ऑक्सफोर्ड स्कूल डाटा 2011 के अनुसार लिया गया था। हमें इतना डाटा महत्वपूर्ण नहीं है, जब जरूरत पड़ेगा तब लिया जाएगा। तो मतलब विभिन्न प्रकार के वनों का जो प्रतिफल है 2010 के अनुसार आपको बाद में देखा जाएगा। अब कि वृक्षों की प्रमुख जातियाँ था उनकी उपयोगिता देखिए। इंपॉर्टेंट देखिए वृक्षों की प्रमुख जातियाँ था उनकी उपयोगिता देखिए। इंपॉर्टेंट स्पीसीज ऑफ ट्रीज एंड देयर यूटिलिटी देखिए। वृक्षों की प्रमुख जाति था उनकी उपयोगिता है। वृक्षों की प्रमुख जातियाँ था उनकी उपयोगिता देखिए। इंपॉर्टेंट स्पीसीज ऑफ ट्रीज एंड देयर यूटिलिटी बात हम करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या वृक्षों की प्रमुख जातियाँ था उनकी उपयोगिता देखिए। यहाँ पर क्या वृक्षों की प्रमुख जातियाँ था उनकी उपयोगिता देखिए। इंपॉर्टेंट स्पीसीज ऑफ ट्रीज एंड देयर यूटिलिटी की बात हम करते हैं। वृक्षों की देखिए क्या विजातियाँ था उपयोगिता के आधार पर भारत के वृक्षों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। पहले सदाबहार वन देखिए, एवरग्रीन फॉरेस्ट की लकड़ियाँ देखिए। एवरग्रीन फॉरेस्ट की आपको लकड़ियाँ देखिए। एवरग्रीन फॉरेस्ट की लकड़ियाँ आपको यहाँ पर हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट की लकड़ियाँ आपको यहाँ देखिए। यहाँ पर क्या दूसरा आपको देखिए मानसून वनों है। मानसून फॉरेस्ट की लकड़ियाँ आपको। तीसरा आपको देखिए उपोष्ण कटिबंधीय हिमालयक वनों सब ट्रॉपिकल हिमालयन फॉरेस्ट देखिए क्या है। सब उपोष्ण कटिबंधीय हिमालय के वनों सब ट्रॉपिकल हिमालयन फॉरेस्ट की लकड़ियाँ आपको होती है। देखिए सदाबहार वन की लकड़ियाँ आपको होती है। सदाबहार वन के मुख्य वृक्ष आपको है। सदाबहार वन के मुख्य वृक्ष आपके यहाँ पर हम देखिए रोज सदाबहार वन के वृक्ष में के अंतर्गत देखिए। सदाबहार वन के मुख्य वृक्ष के अंतर्गत देखिए आपको क्या आता है। इसके अंतर्गत जो आपको आता है वो है कि रोजवुड आते हैं, गुर्जर आते हैं, तेलसुर अथवा यूरोपी आते हैं, तून आते हैं, आबूनस आते हैं, चापलास आते हैं, नाहर आते हैं, पून आते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कि रोजवुड की बात करते हैं। देखिए आप क्या रोजवुड देखिए यह प्रमुख रूप से पश्चिमी घाट के ढलानों पर तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में पाया जा सकता है। इन वनों की लकड़ियाँ ठोस, कठोर, मजबूत और उत्कृष्ट होती है। इनका रंग आपको गहरा बैंगनी होता है। इनका उपयोग फर्नीचर, फर्शी तख्ता तथा सजावटी प्लाईबोर्ड बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन गुर्जर देखिए आप क्या गुर्जर की बात करते हैं। गुर्जर आपको असम, पश्चिम बंगाल था। गुर्जर यहाँ देखिए क्या गुर्जर की बात देखिए आप क्या गुर्जर असम, पश्चिम बंगाल था। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के सदाबहार वनों में पाया जाता है। देखिए इसकी लकड़ियाँ आपको धुंधले लाल तथा भूरे रंग की होती है। इनका व्यापक रूप से उपयोग घरों के भीतरी निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग पैकिंग पेटी, चाय के डिब्बों, फर्श तथा माल डिब्बा वैगन बनाने के लिए भी किया जाता है। आपके तीसरा देखिए तेलसुर अथवा यूरोपी देखिए क्या वन जो आपके यहाँ पर पेड़ है। तेलसुर तथा यूरोपी पेड़ जो देखिए यह मुख्यतः पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। इसकी लकड़ी अत्यंत ठोस, कठोर, मजबूत और टिकाऊ होती है। जिसका उपयोग नौका, पुल, खूटा पाल के लिए इस्तेमाल की जाने वाली टेक, मेस्टो जिसको बोलते हैं आपको ठेला गाड़ी था, रेलवे स्लीपर के निर्माण के लिए किया जाता है। आपके तून देखिए जिसको तून बोलते हैं, तीर तून, यह हिमालय के पादगिरी फुटहिल्स में पाया जाता है। यद्यपि इसकी लकड़ी बहुत ठोस नहीं होती, फिर भी यह टिकाऊ है। इसका उपयोग चाय के डिब्बों, खिलौने तथा फर्नीचर बनाने में आपको किया जाता है। आबूनसिया कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मलाबार तट, गोवा तथा महाराष्ट्र के शुष्क सदाबहार वन में पाया जाता है। इसकी लकड़ी आपको हल्के धुंधले पीले रंग की होती है, जिसमें काले रंग की धारी पाई जाती है।
इसका अंत आपको इसका अंत कास्ट इसका अंत कास्ट इनर कोर इनर कोन देखिए इनर कोन स्या काले रंग का होता है, जिसमें कभी कभी भूरे सुनहरे रंग की धारी भूरे सुनहरे रंग की धारी देखी जा सकती है। चिकना देखी जा सकती है। चिकना किए जाने पर देखिए चिकना किए जाने पर इसकी चमक धातु जैसी होती है। चिकना किए जाने पर इसकी चमक धातु जैसी होती है। यह एक बहुमूल्य लकड़ी है। यह एक बहुमूल्य लकड़ी है जिसमें कीड़ों के आक्रमण के आक्रमण के प्रति प्रतिरोधी क्षमता होती है। देखिए यहाँ पर क्या कि यह एक बहुमूल्य लकड़ी है जिसमें कीड़ों के आक्रमण के प्रति प्रतिरोधी क्षमता होती है। यह नक्काशी तथा सजावट के लिए उपयोगी है तथा इसका उपयोग नक्काशी वाद्य यंत्रों खेलकूद की सामग्री पियानो के पर्दे तथा संदूक पेटिका बनाने में भी किया जाता है। अब यहाँ देखिए चापलास आपको देखिए क्या चापलास की बात यहाँ पर चापलास देखिए चापलास यह मुख्यतः उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी राज्यों तथा पश्चिमी चापलास देखिए चापलास देखिए आप क्या यह मुख्यतः उत्तर पूर्वी भारत के चापलास मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी राज्यों तथा पश्चिमी घाट में पाया जाता है। इससे प्राप्त इमारती लकड़ियाँ मजबूत तथा टिकाऊ होती है। तो इसलिए इसका उपयोग जहाज निर्माण फर्नीचर तथा पैकिंग पेटी मतलब पैकिंग बॉक्स बनाने में किया जाता है। अब के नहार जो ये असम तथा मालाबार तट में पाया जाता है। इसकी लकड़ी ठोस तथा टिकाऊ होती है। इस लकड़ी का उपयोग रेलवे स्लीप बल्ली लट्ठा में एस्टिमेस्ट तथा अनोखा बनाने में किया जाता है। अब देखिए पूनी जिसकी कहते हैं कि पुन क्या है, यह पश्चिमी घाट केरल नीलगिरी तथा तमिलनाडु में पाया जाता है। इसकी लकड़ी अत्यंत ठोस होती है तथा इसे आसानी से परिपक्व किया मतलब सीजन किया जा सकता है तथा इसका उपयोग घर बनाने के लिए एक संरचनात्मक इमारती लकड़ी के रूप में किया जाता है। अब देखिए आपको मानसून वन की लकड़ी वुड्स ऑफ मानसून फॉरेस्ट के अंतर्गत देखिए क्या आता है। ये आपका देखिए साल देखिए मानसून वन की लकड़ी के अंतर्गत देखिए साल अथवा सखुआ आता है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सोरिया रोबस्टा बोलते हैं। और सागौन या टीक को अंग्रेजी में बोलते हैं टेक्टोना ग्रांडिस बोलते हैं। शीशम आपको होता है शीशम देखिए यहाँ पर क्या मानसून वन की लकड़ियों के अंतर्गत आपको साल अथवा सखुआ आते हैं, सागौन टीक आते हैं, शीशम आते हैं, हल्दू आते हैं, पलास आते हैं, अर्जुन आते हैं, महुआ आते हैं, सेमुल आते हैं, सहतूत आते हैं, सहतूत आते हैं, जामुन आते हैं। अब हम देखिए क्या इसके अंदर मानसून वन की लकड़ियों के अंतर्गत आप ये देखिए कि सबसे पहले आपको सारा था सखुआ, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, जिसको वैज्ञानिक नाम आपको है सोरिया रोबस्टा। आपको इसका देखिए क्या उपयोग है, क्या बात है इसमें। देखिए अर्ध हिमालय प्रदेश में कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से डारांग असम तथा मेघालय तक पाया जाता है। यह तमिलनाडु के उत्तरी भाग में भी पाया जाता है। यह इस वृक्ष की लकड़ी भारी ठोस टिकाऊ होती है। बल्लियों लट्ठा दरवाजे हरिश तख्ता तथा लेवे के सीपर का इसका उपयोग किया जाता है। भारत में सखुआ साल के वन लगभग 11.6 लाख हेक्टेयर में फैले हुए हैं, जो देश के कुल वन प्रदेश का लगभग 16% आपको है। आपको आगे यहाँ पर जो कहा उसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे देखिए क्या कि सागौन टीक देखिए यहाँ पर टेक्टोना ग्रांडिस यहाँ बोलते हैं। देखिए टेक्टोना ग्रांडिस की बात यहाँ पर करते हैं। सागौन देखिए यहाँ पर क्या सागौन देखिए क्या कि सागौन टीक देखिए सागौन टीक आपको मानसून जलवायु का सबसे प्रमुख वृक्ष है, जो मुख्यतः छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हिमालय के पास गई तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पूर्वी एवं पश्चिमी घाट तथा बांसवाड़ा राजस्थान में पाया जाता है। देखिए इस लकड़ी का इसकी लकड़ी साधारण रूप से ठोस तथा टिकाऊ होती है। इस लकड़ी पर आपको नक्काशी का काम करना आसान होता है तथा पॉलिश करने पर इस लकड़ी में आपको पॉलिश करने में इस लकड़ी में अच्छी चमक आती है। अच्छी चमक आती है। इस बहुमूल्य लकड़ी का काम करना आसान। इस बहुमूल्य लकड़ी का इस्तेमाल दरवाजा, अलमारी और फर्नीचर बनाने के किया जाता है। टीक वन देश के कुल वन प्रदेश के लगभग 9 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र में फैला हुआ है। देखिए टीक वन देश के कुल वन प्रदेश के लगभग 9 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ। देखिए शीशम को बोलते हैं, शीशम भी बोलते हैं। और अंग्रेजी साइंटिफिक नाम क्या डल बेल्जिया सिसो आपको होता है। कि यह हिमालय प्रदेश में जम्मू एवं कश्मीर से लेकर असम तक 1500 मीटर में पाया जाता है। इस वृक्ष की लकड़ी में अपनी मजबूती, लचीलापन, टिकाऊपन का एक मिनट रुकिए फिर से
अ, देखिए यहाँ पे क्या है शीशम जो आपको देखिए शीशम यह हिमालय प्रदेश हिमाचल यह हिमालय हिमालय प्रदेश में जम्मू एवं कश्मीर से लेकर असम तक 1500 मीटर की में 1500 मीटर में पाया जाता है। इस वृक्ष की लकड़ी देखिए एक मिनट फिर से पाया जाता है कि 1500 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। यह विस्तृत रूप से पंजाब हरियाणा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार तथा पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। इस वृक्ष की लकड़ी अपनी मजबूत लचीलापन तथा टिकाऊपन के कारण फर्नीचर खाद्य यंत्रों तथा कृषि उपकरण बनाने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। अब देखिए हल्दू जिसे बोलते हैं हल्दू पूरे मानसून प्रदेश में पाया जाता है। इसकी लकड़ी ठोस टिकाऊ तथा हल्के रंग की होती है। इस लकड़ी का इस्तेमाल आपको खिलौने बनाया जाता है नक्काशी किया जाता है। आपके प्लास की बात करते हैं प्लास मुख्यतः छोटा नागपुर के पठार छत्तीसगढ़ तथा राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में पाया जाता है। आप देखिए इस वृक्ष के पत्ते देखिए इस वृक्ष के पत्तों पर पत्तों पर आपको चमड़े सिलक के कीड़ों सिलक वर्म्स को पाला जाता है। देखिए अर्जुन की बात करते हैं अर्जुन मानसून वनों का एक प्रमुख वृक्ष अर्जुन आपको मानसून वनों का एक प्रमुख वृक्ष है जिसका इस्तेमाल कृषि उपकरण बैलगाड़ी बनाने के लिए किया जाता है। महुआ देखिए क्या होता है महुआ को बोलते हैं मधुका इंडिका बोलते हैं महुआ या मधुका इंडिका देखिए क्या महुआ आपको मध्य प्रदेश बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ गुजरात महाराष्ट्र उत्तराखंड तथा राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में पाया जाता है। देखिए इसके फलों का उपयोग तेल निकालने में तथा फूलों का उपयोग आपको शराब बनाने में किया जाता है। अब देखिए सेमूल क्या होता है देखिए सेमूल क्या होता है कि ये सेमूल जो आपको होता है यह व्यापक रूप से असम बिहार तथा तमिलनाडु में पाया जाता है। ये देखिए इसकी लकड़ी आपको हल्की तथा कोमल होती है जिसका इस्तेमाल खिलौने पैकिंग पेटी माचिस तथा प्लाईवुड बनाने में किया जाता है। इसके फल से प्राप्त कोमल रेशे का इस्तेमाल आपको तकिया पिलो लिहाफ बनाने के लिए किया जाता है। आज के सातु देखिए जिसको मलबेली कहते हैं क्या सातु आपको मानसून प्रदेश में पाया जाता है। इसकी लकड़ी कोमल तथा टिकाऊ होती है जिसका उपयोग आपको खेलकूद की सामग्री बनाने हॉकी क्रिकेट बैट टेनिस रैकेट बैडमिंटन स्कॉट क्रिकेट स्टाम्प में किया जाता है। अब की जामुन देखिए जामुन क्या बोलते हैं देखिए सीजियम कुमिन देखिए जामुन क्या बोलते हैं सीजियम क्यूमिनी बोलते हैं। यह देखिए यहाँ पर सीजियम क्यूमिनी यह मानसून प्रदेश का एक बहुत बड़ा देखिए यह मानसून प्रदेश का एक बहुत बड़ा वृक्ष है। जामुन जो है मानसून प्रदेश का एक बड़ा वृक्ष है इसकी लकड़ी आपको साधारण रूप से मजबूत होती है। इसका इस्तेमाल आपको इसका इस्तेमाल आपको घर तक फर्नीचर बनाने में किया जाता है। इसके पास को डायबिटीज मधुमेह उच्च रक्तदाब हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में अत्यंत लाभकारी है। अब देखिए इसके फल सॉरी ये जामुन के जो फल है वो डायबिटीज मधुमेह उच्च रक्तदाब उच्च हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में अत्यंत लाभकारी है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहीं आपको आगे देखिए आगे जो आपको यहाँ पर वो आपको वो आपको क्या है हिमालय के अधिक ऊंचाई वाले वन की लकड़ियाँ हिमालय के अधिक ऊंचाई वाले वन को हिमालय के अधिक ऊंचाई वाले वन की लकड़ियाँ देखिए जिसको अंग्रेजी में वुड्स फॉर द हाई एल्टीट्यूड फॉरेस्ट ऑफ हिमालय यहाँ पे देखिए हिमालय के वन के मुख्य वृक्ष से आपको देवदार चीर या पाइन ब्लू पाइन देखिए सिल्वर फर जिसको सिल्वर फर या हिंदी में बोलते रजत देवदार अस्प्रूस अखरोट देखिए वालनट सफ़ेद भीसा वाइट भिल्लो बुर्ज इंडियन बर्ज तथा आपको साइप्रस आपको है। अब इसके हिमालय का अधिक ऊंचाई वाले वन की लकड़ियाँ मतलब पहले आपको चीर आता है फिर दूसरा देवदार आता है तीसरा आपको नीला चीर आता है चौथा आपको रैत देवदार आता है पांचवा आपको अस्पुर छठा आपको अखरोट आता है सातवां आपको सफ़ेद भिसा आता है और आठवां आपको भुर्ज आता है और नौवां आपको सरु आता है। अब देखिए इसका विस्तार कीजिए यहाँ पे कि देखिए चीर को अंग्रेजी में बोलते हैं आपको क्या पाइनस लॉन्गिफोलिया बोलते हैं पाइनस लॉन्गिफोलिया आपको चीर बोलते हैं। यह वृक्ष देखिए चीर वृक्ष जो है हिमालय में जम्मू से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 900 मीटर से 1800 मीटर तक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इसकी लकड़ी हल्की लाल भूरे रंग की होती है। यह लकड़ी साधारण रूप से ठोस होती है तो इस लकड़ी का इस्तेमाल फर्नीचर चाय की पेटी माची तथा रेलवे स्लीपर बनाने में किया जाता है। तो वृक्ष में लाल रेसिन गोद तथा ताकत का तेल भी प्राप्त किया जाता है। अब इस वृक्ष से आपको इस वृक्ष से लाल गोंद तथा ताकत का तेल भी प्राप्त किया जाता है। फिर आपको देवदार को अंग्रेजी में बोलते हैं क्या सीडरस क्या सेड्रस देवदार बोलते हैं। यह उत्तर पश्चिम हिमालय में जम्मू एवं कश्मीर हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में पाया जाता है। उत्तराखंड में आपको पाया जाता है।
देखिए देवदार जिसको बोलते हैं सेड्रस देवदार बोलती है उत्तर पश्चिम या उत्तर पश्चिम हिमालय जम्मू एवं कश्मीर हिमाचल हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में पाया जाता है। ये वृक्ष आपको 1500 मीटर से 2500 मीटर ऊंचाई के बीच पाए जाते हैं। इसकी लकड़ी हल्के भूरे रंग इसकी लकड़ी आपको हल्के भूरे इसकी लकड़ी हल्के भूरे 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 से इसकी लकड़ी आपको हल्के भूरे से पीले रंग की होती है। पीले रंग की होती है इस लकड़ी देखिए इसकी लकड़ी आपको मजबूत और टिकाऊ होती है। इस लकड़ी पर आरी चलाना इस लकड़ी पर आरी चलाना था इसे चिकना और करना आसान है। क्या इस लकड़ी का इस्तेमाल निर्माण कार्यों में तथा रेलवे स्लीपर बनाने के लिए किया जाता है। यह लकड़ी लकड़ी आपको साथी कड़ी फर्शी तख्ता बंदर का दरवाजे खिड़कियों के चौखट ढाके फर्नीचर तथा तख्तों के लिए भी वो उपयुक्त है। देखिए नीला चीज देखिए आपका ब्लू पाइन देखिए आप क्या यह हिमालय चुंबी घाटी से लेकर सिक्किम तक 1800 मीटर से 3600 मीटर ऊंचाई तक के बीच पाया जाता है। इसकी लकड़ी हल्के गुलाबी रंग की होती है। यह लकड़ी साधारण रूप से ठोस तथा उच्च कोटि की होती है। देखिए इसका इस्तेमाल आपको दरवाजे खिड़की फर्नीचर रेलवे स्लीपर बनाने के लिए किया जाता है। इस वृक्ष से आपको लाल तापी का तेल भी प्राप्त किया जाता है। अब देखिए आप रजत देवदार देखिए आप क्या रजत देवदार आपके यहाँ पर है। देखिए हम रजत देवदार जिसको बोलते हैं सिल्वर सिल्वर फर बोलते हैं कि यह उत्तर पश्चिमी तथा उत्तर पूर्वी उत्तर पश्चिमी तथा उत्तर हिमालय में उत्तर पश्चिमी तथा उत्तर पूर्वी हिमालय में 2200 मीटर से 3000 मीटर ऊंचाई के बीच पाया जाता है। इसकी लकड़ी चिकनी होती है परंतु अधिक टिकाऊ नहीं होती है। अधिकांश रूप से इसका इस्तेमाल आपको क्या तख्तों पैकिंग पेटी डिब्बों कास्ट रुद्धी कागज तथा माचिस की तिल्ली बनाने के किया जाता है। स्प्रूस देखिए स्प्रूस आपको पश्चिमी हिमालय में 2100 से 3600 मीटर ऊंचाई के बीच पाया जाता है। इसकी चिकनी सफ़ेद लकड़ी का इस्तेमाल घरों के निर्माण रेलवे कैबिनेट अर्थात पेटी का कागज लुगदी बनाने में पैकिंग के लिए किया जाता है। अब देखिए अखरोट का अंग्रेजी बोलते हैं वालनट जगलेस रेगला जगलस रेगला बोलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या यह वृक्ष आपको कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड तक खासी पहाड़ मेघालय में पाया जाता है। इसकी लकड़ी पर नक्काशी काम करना आसान होता है इसका परिसंस्करण आकर्षक होता है। अब देखिए सूखने पर यह लकड़ी तो ना तो सिकुड़ती है और ना ही फूलती तथा फटती है। देखिए इस लकड़ी का इस्तेमाल वाद्य यंत्र बंदूक के कुंदे तथा कैबिनेट पेटिका बनाने के लिए किया जाता है। अब देखिए सफ़ेद बिसा देखिए व्हाइट बिलो देखिए क्या होता है। यह एक छोटा देखिए सफ़ेद बिसा जो एक छोटा वृक्ष है जो उत्तर पश्चिम हिमालय कश्मीर की घाटी में पाया जाता है। इसकी टहनियों का उपयोग आपको टोकरी बनाने में किया जाता है। इसकी लकड़ी से क्रिकेट के बैट तथा अन्य खेलकूद की सामग्री बनाई जाती है। अब देखिए भुर्ज जिसको हम इंडियन बर्च बोलते हैं भुर्ज इंडियन बर्च जिसको बोलते हैं। देखिए भुर्ज इंडियन बर्च जो आपको है वो आपको क्या हिमालय के ऊंचे ढालों में पाया जाता है। इसकी लकड़ी से मतलब भुर्ज की लकड़ी से धुंधले रंग की होती है। जिसकी तंत्र रचना सीधी होती है। इसका इस्तेमाल फर्नीचर फ्लाईवुड तथा रेडियो कैबिनेट बनाने में किया जाता है। अब देखिए सरू जिसको बोलते हैं सरू का अंग्रेजी बोलते हैं क्या साइप्रस बोलते हैं। सरू मुख्यतः उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। इसकी लकड़ी टिकाऊ होती है जिसका इस्तेमाल फर्नीचर बनाने में किया जाता है। और देखिए वन उत्पाद उनकी उपयोगिता देखिए फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड देयर यूटिलिटी आपको देखिए फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड देयर यूटिलिटी जो आपको कहेगा उसको यहाँ पे देखिए। और ईंधन की लकड़ी इमारती लकड़ी एवं काठ कोयला चारकोल के अतिरिक्त वन अनेक अन्य उत्पाद प्रदान करते हैं। इनमें आपको बांस बेंत तेंदूपत्ते घास तेल नट लार गोंद औषधीय बूटी चर्म शोधन सामग्री रंग शहद मोम चिलगोजा हाथी दांत सब्जियां फले जड़ तथा कंदमूल फल फूल शामिल। देखिए अब देखिए बांस बम्बू जी बोलते हैं। बांस अधिकांश मानसून प्रदेशों में पाया जाता है जहाँ औसत वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है। कुछ बांसों की ऊंचाई को 30 मीटर तक होती है। इसका इस्तेमाल अनेक उद्देश्यों के लिए किया जाता है जैसे टोकरी बनाना आपको छाजन निर्माण कागज तथा लुगदी बनाने में। भारत में 100 से अधिक किस्मों की बांसें पाई जाती है। योजना आयोग के अनुसार बांस देश के कुल 100 से 210 वर्ग किलोमीटर वन प्रदेश में पाया जाता है। इसका वार्षिक उत्पादन 4 मिलियन टन है। मिजोरम मेघालय मणिपुर त्रिपुरा
से राज्यों बांस और सजावट के लिए अनेक वस्तु जैसे गमला, वेस, ट्रे, कलश, मंजूषा, कांच के टब अवसर मनाया जाता है। जो मिजोरम के लोगों के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में बांस का महत्व उदाहरण के आपको चेरा नृत्य, चेरा डांस में। अब अगर यहाँ की बेंत की बात आपको यहाँ पर की गई है तो